गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपने YouTube चैनल में माँ परिश्रम क्लासेज झुंझुनू की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन बात कर रहे थे बैक्टीरिया जनित रोग की। किसकी बात कर रही थी? जीवाणु जनित रोग की बात चल रही थी। और उसमें भी एक रोग हो गया था, अपने रोग हो गए थे, टीबी हो गया था, टाइफाइड हो गया था। अब जो बचा हुआ है वो रोग देखते हैं। शेष कौन से बचते? जीवाणु जनित रोग। कौन से रोग बचे थे? जीवाणु जनित रोग चल रहे थे। और जीवाणु जनित में भी बचा कौन सा था देखना। पहला रोग बात करते हैं। नेक्स्ट अपन जो रोग बचे थे उसमें पहले बात करते हैं प्लेग रोग। कौन से रोग की बात करते हैं? प्लेग रोग की बात करते हैं कि प्लेग रोग की क्या विशेषता होती है। ठीक है, कि कौन से जीवाणु के द्वारा ये फैलता है, क्या क्या समस्याएं मनुष्य की बॉडी में उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेग रोग की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके जीवाणु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु कौन सा होता है? तो जीवाणु होता है पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा जीवाणु होता है? पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के माध्यम से यह रोग फैलता है। तो पूछे प्लेग रोग कौन सा रोग है? सीधी सी बात है, संक्रामक रोग है, जीवाणु द्वारा फैलता है। और जीवाणु भी कौन सा होता है? पास्चुरेला पेस्टिस होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं देखो प्रभावित अंग, कि मनुष्य की बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग कौन सा होता है? लसिका तंत्र। कौन सा होता है? लसिका तंत्र। ठीक है, अब देखो आप जब परिसंचरण तंत्र पढ़ोगे, ब्लड सर्कुलेटरी रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ोगे, उसमें दो प्रकार का मिलेगा, खुला भी मिलेगा, बंद भी मिलेगा। खुला होता है वो लसिका तंत्र, लसिका जो तंत्रिकाएं होती है उसमें रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो बात करें प्रभावित अंग कौन सा होता है? लसिका तंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद देखो यह रोग फैलता किसके माध्यम से है, कि फैलने का कारण क्या है। यह रोग फैलता किससे है? ध्यान रखना, यह रोग फैलता है चूहों के पीसुओं से। किससे फैलता है? चूहों के पीसुओं के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं देखो इस रोग के दौरान जो मनुष्य की जो बॉडी होती है, इस रोग के दौरान मनुष्य के शरीर में जो पेशियां उपस्थित होती हैं, किसकी बात करें? पेशियां जो उपस्थित होती हैं, इन पेशियों में क्या उत्पन्न हो जाती हैं? गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है? चलने या फिरने में क्या होती है? इसमें समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आगे चलें, इसकी जो दवा की बात करें, किसकी बात करें? दवा की अपन बात करते हैं तो दवा कौन सी होती है? सल्फा ड्रग्स दी जाती है। कौन सी दी जाती है? सल्फा ड्रग्स दी जाती है। ध्यान रखिए आप। तो पहला नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग कौन सा है? प्लेग रोग। और प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? वो होता है पास्चुरेला पेस्टिस के माध्यम से। मनुष्य की बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है? लसिका तंत्र को। फैलता किसके माध्यम से है? चूहों के पीसुओं के माध्यम से। किसके माध्यम से फैलता है? चूहों के पीसुओं के माध्यम से। इसके बाद मनुष्य के शरीर की पेशियां होती हैं, उन पेशियों में क्या उत्पन्न हो जाती हैं? गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति चलने फिरने में क्या होता है? असमर्थ हो जाता है। और दवा कौन सी दी जाती है? सल्फा ड्रग्स दी जाती है। कौन सी होती है? सल्फा ड्रग्स होती है। ये कौन सा रोग था आपका? प्लेग रोग। नेक्स्ट अपन रोग की बात करते हैं। प्लेग रोग के बाद अपन बात करें वो होता है आपका न्यूमोनिया। कौन सा होता है? अब मारवाड़ी भाषा में बोलना अपने नामूनी हो गया। क्या हो गया? नामूनी। लेकिन ये कौन सा रोग है? निमोनिया। ये लो, नेक्स्ट रोग होता है निमोनिया। और निमोनिया रोग की बात करते हैं। निमोनिया रोग की विशेषता देखिए आप। निमोनिया रोग क्या कार्य करता है? देखो, निमोनिया रोग का जो जीवाणु होता है वो जीवाणु कौन सा होता है? देखो, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। या फिर ऑप्शन में ये ना मिले तो ध्यान रखना, दूसरा होता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। दोनों मिल सकते हैं आपको। एक बुक में आपको मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दूसरे में मिलेगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमोनिया रोग है
कौन सा जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के माध्यम से फैल सकता है या क्या? ये ऑप्शन में ना मिले तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के माध्यम से ये रोग फैलता है। ठीक है। प्रभावित अंग, मनुष्य के बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? प्रभावित अंग, और प्रभावित अंग कौन सा होता है आपका? फेफड़े होते हैं। कौन से होते हैं? फेफड़े होते हैं। लंग्स को प्रभावित करता है। और सर्वाधिक यह रोग है, सर्वाधिक बात करें किसमें फैलता है? सर्वाधिक ये रोग फैलता है किसमें? केवल बच्चों में। किसमें फैलता है? बच्चों में सर्वाधिक फैलता है। और बच्चों में फैलता है, देखो कारण क्या? देखो दो लक्षण प्रकट होते हैं। एक तो बच्चे होते हैं, पहला लक्षण क्या प्रकट करता है? इन बच्चों के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, जब ये बॉडी के अंदर सूजन होगी तो दूसरा लक्षण क्या प्रकट करेगा? बच्चा होता है उसको श्वास लेने में समस्या होती है। श्वास लेने में क्या उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है। वह रोग कौन सा कहलाता है? आपका न्यूमोनिया रोग कहलाता है। आपको 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये निमोनिया रोग है जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, या आनुवांशिक है, कुछ भी पूछे उसमें निमोनिया कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। अब पूछे कि निमोनिया किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? उत्तर होगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर ये ऑप्शन ना हो तो क्या होगा? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तीसरा पूछे निमोनिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? उत्तर क्या होगा? आपके फेफड़े होते हैं। ठीक है। सर्वाधिक ये रोग किसमें पाया जाता है? बच्चों में। बच्चों में भी क्या होता है? फेफड़े में सूजन होती है, श्वास लेने में क्या हो जाती है? तकलीफ होती है। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं, आपका डिप्थीरिया या गलघोटू रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे? नेक्स्ट रोग आता है अपना तीसरा, डिप्थीरिया व गलघोटू रोग। तो आज का तीसरा रोग पढ़ते हैं अपन, देखना, डिप्थीरिया या गलघोटू रोग। डिप्थीरिया और इसी का दूसरा नाम होता है क्या? गलघोटू रोग। कौन सा रोग है? गलघोटू रोग। और ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुआ देखना, इसका जो जीवाणु होता है, जीवाणु होता है वो होता है कोरिनोबैक्टीरियम। कौन सा होता है? कोरिनोबैक्टीरियम के माध्यम से फैलता है। कौन सा रोग है? डिप्थीरिया या गलघोटू रोग। प्रभावित अंग कि मनुष्य की बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो प्रभावित अंग। ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग होता है आपका गला। और गले में भी क्या होती है? इसके दौरान सूजन आ जाती है और व्यक्ति को खाने पीने में क्या होती है? समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद देखो इसका जो टीका होता है, टीका कौन सा होता है वो ध्यान रखना, डीपीटी का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, डीपीटी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? उत्तर होगा आपका डिप्थीरिया या गलघोटू रोग के लिए। ठीक है। और डीपीटी का पूरा नाम पूछे तो ध्यान रखना, डिप्थीरिया पर्टुसियस, डिप्थीरिया पर्टुसियस टिटनेस। कौन सा होता है? डिप्थीरिया पर्टुसियस टिटनेस होता है। ठीक है। अब अपन बात करें, देखो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, इस टीके को, कौन से टीके को? डीपीटी का जो टीका होता है इस टीके को 3 एंटीजन कहा जाता है। कौन सा टीका बोलते हैं इसको? 3 एंटीजन। तो ध्यान रखना किस टीके को 3 एंटीजन कहा जाता है, वो उत्तर होगा डीपीटी का टीका। कौन सा होता है? डीपीटी का। तो ध्यान रखिए डिप्थीरिया या गलघोटू रोग होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाणु कौन सा होता है? कोरिनोबैक्टीरियम। प्रभावित अंग कौन सा होता है? गला। और इस रोग के लिए जो टीका दिया जाता है वो कौन सा होता है? डीपीटी का। और डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसियस टिटनेस। और इस टीके को कौन सा टीका कहते हैं? 3 एंटीजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 3 एंटीजन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, देखो आपकी एग्जाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसी एक रोग से पूछा गया था। वो रोग कौन सा? देखो चौथा आज का रोग पढ़ते हैं, आपका कुष्ठ रोग। और इसी का दूसरा नाम होता है आपका हैंसोंग रोग। कौन सा होता है? कुष्ठ रोग या हैंसोंग रोग। ठीक है। अब देखो इसका जो जीवाणु कौन सा होता है? जीवाणु, जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है। अब आपको और पूछे
किससे प्रभावित अंग, कि मनुष्य के बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्रभावित अंग की बात करें तो ध्यान रखना, प्रभावित अंग होता है त्वचा, और दूसरा ऑप्शन ये ना मिले तो होता है तंत्रिका तंत्र। दोनों को प्रभावित करता है कौन सा रोग, कुष्ठ रोग या हैंडसॉन्ग रोग। ठीक है। इसके बाद पूछे, यह ध्यान रखना, यह एक संचरणशील रोग है। कौन सा रोग है? संचरणशील। कहने का मतलब इसकी जो आकार होता है, आकृति होती है इस रोग के जीवाणु की, यह आकृति क्या होती है, बदलती रहती है और लगातार दूसरे व्यक्ति में क्या रहता है, फैलता रहता है। ठीक है। और ये जो इसके जो लक्षण प्रकट होते हैं, लक्षण की बात करें तो वो लक्षण देखना, अंगुलियों में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अंगुलियों में क्या उत्पन्न होती हैं? विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति कहने मतलब अंगुलियाँ क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, सीधी नहीं हो पाती। इसके कारण अंगुलियाँ विकृत होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संचरणशील रोग बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके लिए भी टीका दिया जाता है। मैंने बताया था टीबी का जो टीका होता है वही टीका किस रोग के लिए जाता है, कुष्ठ रोग या हैंडसॉन्ग रोग के लिए। तो टीका कौन सा होता है, अपना ध्यान रखना, BCG का। और BCG का पूरा नाम मैंने बताया था आपका, BCG का पूरा नाम होता है बेसिलस कोलमेट गुरिन। क्या होता है? बेसिलस कोलमेट गुरिन होता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। ठीक है। तो ध्यान रखिए, जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो होता है कुष्ठ रोग व हैंडसॉन्ग रोग। और हैंडसॉन्ग रोग का जो मुख्य जो जीवाणु होता है किसके माध्यम से फैलता है, वो जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। प्रभावित अंग मनुष्य की बॉडी का कौन सा होता है, त्वचा प्लस तंत्रिका तंत्र। यह एक संचरणशील रोग होता है। इस रोग के दौरान मनुष्य की जो अंगुलियाँ होती हैं, हाथ व पैरों की जो अंगुलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, विकृत हो जाती हैं। और इसके लिए जो टीका दिया जाता है वो कौन सा होता है, BCG का होता है। ठीक है। और BCG का टीका होता है, उसका पूरा नाम होता है बेसिलस कोलमेट गुरिन। कंफ्यूज मत होना, टीबी का जो टीका होता है उसके लिए भी कौन सा टीका होता है, BCG का। और कुष्ठ रोग का टीका होता है वो भी कौन सा होता है, BCG का होता है। तो याद दे देगा टीबी, याद दे देगा कुष्ठ रोग, दोनों में से दे देगा BCG का टीका दिया जाता है। या तो टीबी ऑप्शन मिले या फिर आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कुष्ठ रोग। दोनों में से कोई भी एक मिले, आप आराम से उत्तर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो यहाँ आपका लास्ट जो रोग बचा है जीवाणु जनित, उसकी बात करते हैं। बोले तो काली खांसी। कौन सी? काली खांसी। अब देखो ये छोटा सा रोग है एक, काली खांसी। काली खांसी की अपन बात करें, देखो इसका जो जीवाणु होता है, जीवाणु होता है बेसिलस पर्टूसियस। क्या होता है? बेसिलस पर्टूसियस के माध्यम से ये रोग फैलता है। ठीक है। बेसिलस पर्टूसियस के माध्यम से फैलता है। अब देखो इसकी देखो सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये प्राय ये रोग किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बच्चों में उपस्थित होता है। और इस रोग के दौरान बच्चों को लगातार क्या आती है, लगातार इन बच्चों को क्या आती रहती है, खांसी आती रहती है। इसलिए इस रोग को दूसरा नाम क्या कहते हैं, कुकर खांसी कहते हैं। कौन सी खांसी कहा जाता है इसको? कुकर खांसी भी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अपन देखो मारवाड़ी में, शेखावाटी में अपने बोलते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग बोलते हैं थोड़ा कुत्ता खांसी होगी, ये कुत्ता खांसी। ये कुकुर का मतलब भी क्या होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता खांसी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि काली खांसी होती है, उसका जीवाणु होता है बेसिलस पर्टूसियस, प्राय बच्चों में पाया जाता है, लगातार खांसी आना रहती है। और इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, कुकर खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकर खांसी। नेक्स्ट अपन रोग पढ़ते हैं। देखो आज के लिए ये आपके जीवाणु जनित रोग कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन से रोग पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ जनित रोग। तो नेक्स्ट देखना प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। ये लो, इससे देखो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, पवन का मकान। ठीक है। उसमें कालाजार रोग आता है, पेचिस रोग आता है, मलेरिया रोग आता है। ये सभी रोग फैलते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो 1 नंबर रोग की बात करते हैं, वो रोग होता है आपका मलेरिया। कौन सा रोग है? मलेरिया। ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखो ये मलेरिया का अर्थ क्या होता है, दूषित वायु होता है। क्या होता है? दूषित वायु। और अब देखो इस रोग का सबसे जो मेन आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला वो देखिए, इस रोग का जो वाहक होता है, वाहक होता है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर
कौन सा मच्छर होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के माध्यम से ये रोग फैलता है। देखो मच्छर दोनों एनाफ्लीज होते हैं, एक नर होता है, एक कौन सा होता है? मादा। लेकिन ध्यान रखना ये जो मादा मच्छर होता है इसमें एक परजीवी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परजीवी उपस्थित होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है इसका नाम? प्लाज्मोडियम होता है ये। अब देखो ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है नर में क्या होता है? बिल्कुल अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि मादा होती है उसमें ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रजेंट होता है। क्या होता है? प्रजेंट होता है। और सभी मादाओं में भी ये क्या होता है? प्रजेंट नहीं होता। कुछ मादाएं होती हैं उसमें क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है, ठीक है, जिसके कारण यही प्लाज्मोडियम वाहक का कार्य करता है, मलेरिया रोग मनुष्य की बॉडी में क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब ना बात करें, अब पूछ लिए प्लाज्मोडियम की खोज। क्या पूछ लिया जाए? प्लाज्मोडियम की खोज। बड़ा ध्यान रखना, ये जो प्लाज्मोडियम की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो वैज्ञानिक था लेवेरोन। कौन था? लेवेरोन। तो प्लाज्मोडियम का खोजकर्ता कौन था? लेवेरोन। लेकिन लेवेरोन ने प्लाज्मोडियम की खोज कर दी लेकिन इसका नामकरण नहीं कर पाया। इसके अनुसार ये क्या था? परजीवी था, न कि ये बता पाया कि ये प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम का नामकरण किसके द्वारा किया? तो देखो ये नामकरण किसके माध्यम से किया गया? ध्यान रखना, नामकरण किसके द्वारा किया गया था? नामकरणकर्ता कौन था? मैकुलम। कौन था? एक वैज्ञानिक और था मैकुलम। और इसने क्या कर दिया? इस परजीवी का नाम क्या रख दिया? प्लाज्मोडियम। और मैकुलम ने यहाँ पे बता दिया कि प्लाज्मोडियम की भारत में 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? भारत में 2 प्रजातियाँ उपस्थित होती हैं। किसकी? प्लाज्मोडियम की। एक तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक तो कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। दूसरी होती है प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम। ये दोनों प्रजातियां भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये सर्वाधिक मात्रा में मिलती है प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम, ठीक है। तो पूछे प्लाज्मोडियम की 2 प्रजातियां होती हैं भारत में, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरी होती है प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम। एक बात और ध्यान रखना, अब ये प्लाज्मोडियम की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ आपको पूछेगा ये जो मलेरिया रोग होता है, इस मलेरिया रोग की जो दवा होती है, टेस्ट पूछ ले, टेस्ट कौन सा होता है? तो ध्यान रखना इसका जो टेस्ट होता है वो होता है RMT। क्या होता है? RMT होता है। और RMT का पूरा नाम पूछे तो ध्यान रखना रैपिड मलेरियल टेस्ट होता है। क्या होता है? रैपिड मलेरियल टेस्ट होता है, ठीक है। अब पूछे इसकी जो दवा होती है दवा होती है, देखो एक तो दवा ये, एक तो देखो आपको पूछ सकता है जो पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन, इसकी खोज बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई थी। ये जो एक जो आपकी दवा थी वो पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन था? ध्यान रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक तो ये वैज्ञानिक था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन यहाँ एक और पूछ ले, जो मलेरिया रोग की जो दवा पूछे वो होती है कुनेन। कौन सी होती है? कुनेन। और किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं इसको? सिनकोना वृक्ष की छाल से। कौन से वृक्ष की छाल से? सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है उसके माध्यम से कौन सी दवा बनाई जाती है? आपकी कुनेन दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया रोग के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। एक बात और ध्यान रखिए, अब ये देखो CTET के एग्ज़ाम, कौन सी एग्ज़ाम? CTET की एग्ज़ाम हुई थी 2019 में, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया रोग की दवा कुनेन होती है जिसे प्राप्त किया जाता है कौन से वृक्ष का था? वो सिनकोना वृक्ष की छाल से। अब दोबारा घुमा दे क्वेश्चन कि सिनकोना वृक्ष की छाल से किस रोग की दवा बनाई जाती है? वो कौन सी होती है? मलेरिया। या फिर कुनेन किस रोग की दवा होती है? वो कौन सी होती है? मलेरिया। अब आपको पूछ ले जो मलेरिया दिवस, क्या पूछ ले? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब और बात करें, देखो यहाँ आके एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर लेवल स्तर का कोई क्वेश्चन बनाए कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, कौन सा? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, इसका जो प्लाज्मोडियम से संबंध है, ध्यान रखना भाई, इसके जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है इसका प्लाज्मोडियम से जो संबंध होता है, इस संबंध के बारे में किसने बताया? तो ध्यान रखना दोनों के संबंध के बारे में बताया था रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड
रोसने, और रोनाल्ड रोसने कब बताया था? 1902 ईस्वी में। और जब इसने ये बता दिया कि प्लाज्मोडियम का मादा एनाप्लिज मच्छर से संबंध है और ये प्लाज्मोडियम ही मलेरिया रोग के क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। तो किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने 1902 ईस्वी में। इसलिए रोनाल्ड रोस को 1902 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दे दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दे दिया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। प्रभावित अंग पूछ ले, यकृत या प्लीहा होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जो प्रोटोजोआ जनित रोग था मलेरिया। मलेरिया का अर्थ ही क्या होता है? दूषित वायु होता है, और इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? मादा एनाप्लिज मच्छर होता है। और मादा एनाप्लिज क्या कार्य करता है? देखो, मादा एनाप्लिज मच्छर में एक परजीवी होता है, वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इस रोग को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम की खोजकर्ता कौन था? लेवेरोन। कौन था? लेवेरोन। और प्लाज्मोडियम का जो नामकरण किसके द्वारा किया गया था? वो वैज्ञानिक कौन था? मैकुलम। और मैकुलम ने यहाँ के नामकरण करते हुए बता दिया कि भारत में प्लाज्मोडियम की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में प्लाज्मोडियम की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और दूसरी होती है प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम। ठीक है। अब आपको पूछ ले, मलेरिया रोग की जो टेस्ट होता है वो क्या कहलाता है? वो रहता है RMT। RMT का पूरा नाम होता है रैपिड मलेरियल टेस्ट। दवा पूछ ली जाए, दवा होती है कुनेन, जिसे सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। एक और पूछ ली जाए, पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ध्यान रखिए, मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 अगस्त को। अब बूझ ले, मलेरिया रोग के दौरान जो मादा एनाप्लिज मच्छर का प्लाज्मोडियम से जो संबंध था, उस संबंध के बारे में सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रोस के द्वारा बताया गया, जिसे 1902 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दे दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कौन सा दे दिया गया? नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? उनको सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं, देखो अपन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये मलेरिया रोग होता है, कौन सा रोग? मलेरिया रोग होता है। इसके दौरान मनुष्य की बॉडी में RBC की क्या होती है? कमी हो जाती है। ध्यान रखना आप, RBC की कमी के पीछे भी लॉजिक है। देखो, एक क्वेश्चन तो आपको पूछे कि एक सामान्य व्यक्ति किसी ऊंचाई क्षेत्र पे जाता है, किसी पहाड़ी क्षेत्र पे जाता है, तो मनुष्य की बॉडी में RBC का स्तर घटता है या बढ़ता है? स्तर की बात करें, या मनुष्य की शरीर में RBC की संख्या बढ़ती है या घटती है? तो आपको याद रखना है, जब आप किसी ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं, क्या होता है? ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं तो RBC की जो संख्या होती है उसमें हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। बिकॉज, क्योंकि, कारण क्या है? जब ये RBC की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि RBC का मुख्य कार्य, मेन जो वर्क होता है वो मुख्य कार्य होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। कहने मतलब ऑक्सीजन की जो मनुष्य की बॉडी पूर्ति करती है वो कौन होती है? RBC। तो जो RBC की संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का परिवहन। तो कारण क्या? देखो, जब आप ऊंचाई क्षेत्र में जाओगे तो ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। और जब कमी होगी तो RBC की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और RBC की संख्या बढ़ेगी तो मनुष्य की बॉडी को ऑक्सीजन की भी क्या होगी? पूर्ति होगी। इसलिए देखो, मनुष्य की बॉडी होती है उसमें 99% क्या उपस्थित होती हैं? आपकी RBC उपस्थित होती हैं। शेष जो 1% बचती है वो होती हैं WBC प्लस प्लेटलेट्स होती हैं। कौन होती हैं? WBC प्लस प्लेटलेट्स होती हैं। इसीलिए कहते हैं RBC व WBC का अनुपात कितना होता है? ध्यान रखिए, वो 600 अनुपात कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 600 अनुपात 1 होता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक अगर RBC पूछी जाए वो किस में मिलती हैं? ऊँट में मिलती हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, RBC की, मनुष्य की जो मलेरिया रोग होगा तो मनुष्य की बॉडी में किसकी कमी होगी? RBC की। और जब अपन किसी ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं तो मनुष्य की बॉडी में RBC की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि RBC का क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ऊंचाई क्षेत्र पे ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण जो ही वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन की क्या होगी? पूर्ति होगी। और इसलिए देखो, मनुष्य की बॉडी में RBC की कितना प्रतिशत उपस्थित होती है वो भी ध्यान रखना, कितनी होती है? 99%। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। अधिकतर कैंडिडेट जानते हैं कि RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। और देखो, अधिकतम और पूछ लिया जाए, 120 ऑप्शन में ना दे तो कितने होता है? 124 दिन भी होता है। अगर अपन बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आएगा
तो जीवन काल अधिकतम पूछे 124, मिनिमम पूछ लिया जाए 120 दिन होता है, ठीक है। 120 दिन बाद तो नई आरबीसी बनना क्या होती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। ये कौन सा रोग था आपका, मलेरिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट रोग बात करते हैं अपन, देखो आपका नेक्स्ट रोग होता है प्रोटोजोआ जनित की बात करते हैं, वो होता है पेचिश रोग। कौन सा होता है, पेचिश रोग। और पेचिश रोग की अपन बात करते हैं, देखो पेचिश रोग मनुष्य की बॉडी में क्या क्या समस्या उत्पन्न करता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड रोग अपन बात करते हैं अपन पेचिश रोग की, किसकी बात करते हैं, पेचिश रोग। और पेचिश रोग का जो वाहक होता है, बेटा ध्यान रखिएगा आप, पेचिश रोग का जो वाहक होता है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो पेचिश रोग का वाहक होता है एंट अमीबा स्टोलिका। क्या होता है, एंट अमीबा स्टोलिका, ये जो वाहक होता है इसका, ठीक है। अब पूछे मनुष्य की बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्रभावित अंग होता है, ध्यान रखिएगा आपकी इंटेस्टाइन, क्या होती है, आंत को प्रभावित करता है। क्या करता है, आंत को प्रभावित करता है। और आंत के पीछे भी लॉजिक देखो क्या होता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है, किसको, छोटी आंत को प्रभावित करता है। और ये भी देखो जब अपन खाने पीने का क्या हो, इन्फेक्शन, मनुष्य क्या होता है, खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन होने के बाद जो ये आपकी आंत होती है, जो आंत होती है उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, घाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, घाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण लूज मोशंस की कंडीशन होती है, व्यक्ति को बार बार उल्टियाँ होना प्रारंभ हो जाती हैं। और देखो ये घाव उत्पन्न होते हैं आंत में, इसके लिए एक रोग और उत्तरदायी होता है, वो कौन सा होता है, अल्सर रोग होता है। कौन सा होता है, अल्सर रोग होता है। तो अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ बना दूँ, एंट को हटा दे, अमीबा होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था अमीबा किस प्रकार की गति करता है, या अमीबा में किस प्रकार की गति पाई जाती है। गति की बात की, यहाँ अमीबा किस प्रकार की गति करता है, बेटा ध्यान रखना, ये जो आपका अमीबा है इसमें इस प्रकार से मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। और देखो इसके बाहर की ओर ये कूट निकले हुए होते हैं, देखो यहाँ से इस प्रकार से ये कूट निकले होते हैं इसमें, ठीक है। जो ही ये पानी में क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में तैरता हुआ पाया जाता है। जहाँ समुद्र हो या कुछ तालाब वगैरह हो, पानी इकट्ठा हुआ हो, वहाँ पे ये अमीबा समुद्र में स्वतंत्र रूप से क्या होता है, तैरता हुआ पाया जाता है। और जो ही ये गति करता है आगे की ओर, जो गति करता है तो ये कूट बाहर की ओर निकले होते हैं। ये कूट क्या होता है, आगे की ओर निकला हुआ था। जो ही ये गति करना प्रारंभ करता है तो ये कूट दूसरे कूट में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। तो ध्यान रखने का, जो एंट अमीबा गति करता है उसमें कौन सी गति पाई जाती है, कूटपादीय गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है, कूटपादीय गति पाई जाती है। तो ध्यान रखिए, पेचिश रोग होता है, इसका वाहक होता है एंट अमीबा स्टोलिका, प्रभावित होता है आंत में भी छोटी आंत होती है। जब खाना खाने के पश्चात मनुष्य के बॉडी में इन्फेक्शन हो तो उस छोटी आंत में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, घाव। इसके लिए एक रोग और उत्तरदायी होता है, वो कौन सा होता है, अल्सर। और ये जो अमीबा होता है, अमीबा में जो गति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कूटपादीय पाई जाती है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, पेचिश जो रोग होता है वाहक होता है एंट अमीबा स्टोलिका, प्रभावित अंग पूछ ले आंत। और जो ये अमीबा होता है उसमें कौन सी गति होती है, कूटपादीय गति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो शेष बचे हुए रोग हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, बुकों के साथ जुड़े रहिए। लाइब्रेरी अभी ओपन हुई नहीं, आपके घर को, अपना रूम को अपने लाइब्रेरी बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, पटवारी की जो आपकी डेट डाली गई है वो कब डाली गई थी, 28 फरवरी की। आरपीएससी ने सभी डेट जारी कर दी गई हैं। आरएमएसएसबी ने भी, जो आपका राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, उसने भी सारी डेट जारी कर दी हैं। अब बची राजस्थान पुलिस, तो राजस्थान पुलिस की भी एग्ज़ाम जुलाई में ना होगी, अगस्त में बता रहे हैं, क्योंकि जुलाई में आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी। जैसे बीएड फाइनल ईयर है, ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर है, बीएससी फाइनल ईयर है, जो फाइनल ईयर जो बची हुई हैं, एमए फाइनल ईयर है, बीए फाइनल ईयर, जो भी एग्ज़ाम बची हुई हैं वो यूनिवर्सिटी जुलाई के अंदर कंप्लीट करवाए, क्योंकि अभी बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही हैं। बोर्ड की जो ही होगी, राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होती हैं तो उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के बाद आपको सेंटर मांगकर किसकी एग्ज़ाम करवा दी जाएगी, राजस्थान पुलिस की। तो आप तैयारी के साथ लगे रहें।
तैयारी मत छोड़िएगा। अगर आप तैयारी छोड़ते हैं तो आपके लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, बाकी अपन रोक पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।